तो ध्यान रखा करो। मैंने ध्यान दे दिया। थैंक यू। ठीक है। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि अभी तक हमने देखा कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अगर उस एक चार्ज की बजाय हम पूरा कंडक्टर रख दें, पूरा का पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा। पूरे कंडक्टर में तो क्या होता है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन हो गए ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे टोटल फोर्स कितना लगने वाला है। इनफाइनाइट नहीं लगेगा क्या, इसके अंदर इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है। हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग यही हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो भी हमने कंडक्टर लिया एक्स वाई, जिसकी जिस चीज को नहीं गिन सकते तो इसको गिन सकते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, कभी काउंट करेंगे, देखना थोड़ी देर में। यहाँ पे हमने कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ होगी L, एरिया होगा A। इलेक्ट्रॉन से इमेजिनरी होते हैं, ऐसा इमेजिन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होगे तो एग्जिस्ट क्या करेगा, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सच्ची में होते हैं। देखेंगे मैंने उसको एक इसको समझने के लिए ना तुम एक चौक लो, चौक को कितना भी क्रश कर लो, वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं निकल जाते हैं, मतलब वो भी एक एटम है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे। अब मैं अपने हाथ पे बोल दूँ इसमें बहुत सारे जर्म्स लगे होंगे, क्या तुम उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा पार्टिकल है जो अगर हम बेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते। इवन जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना तो हमारे जो न्यूक्लियर फिजिक्स के टीचर थे एक अग्रवाल सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम पे जब वो पढ़ाते थे ना तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आने वाले कुछ सालों में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि तुम बोलोगे देखो देखो वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो फिर हम कुछ देख ही नहीं सकेंगे क्योंकि अंदर भी तो एंटर करते रहेंगे। हाँ, तो वहाँ पे बस वैसे ही बता रही कि अभी भी हमारी आंखों में अभी भी तो एंटर करती कितनी सारी डस्ट। अगर तुम देखोगे ना रूम में अगर वो आ रही धूप आ रही है तो उसमें से देखोगे कि रूम में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ही तो है। डस्ट मतलब कि वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ आया? तो मतलब अभी हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी देख पाएंगे नॉर्मली, मतलब कॉलेजेस में दिखाया जाएगा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कंडक्टर ले लिया, इसको मार्कर की तरह मान सकते हो। ठीक है, जिसकी लेंथ होगी L, एरिया होगा A। मान लो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में X to Y, और इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है जो कंडक्टर के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, मतलब मान लो कि जो कंडक्टर वो हमारा एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से होगी कि ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में हो गया, एक्स वाई प्लेन के अंदर हो गई। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है। अब इसके अंदर लिखो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, क्यों V क्रॉस B, क्योंकि V भी नहीं लिख सकते, थीटा अभी अलग है। ये कर दिया हमने। अब चार्ज देखो किस पर ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन पर ले रहे हैं ना, तो चार्ज की जगह -E पुट कर दो तो ये आ गया फोर्स। ठीक है, अब यहां पर देखो ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल दिया हमने। अभी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब उसके बाद लिखो n क्या है, नंबर डेंसिटी।
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल वर्ड्स में बोलोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आया? पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब जिसके वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो सिर्फ 1 है, 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब, मतलब 1 है। अब इस जो भी ये कंडक्टर हमने लिया है इसका वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके टर्म में बताओ, जो भी ये हमने डायमेंशंस लिए हैं हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ। सिंपल, यही है ना वो वॉल्यूम, ये हो गया। अब एक यूनिट वॉल्यूम में, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Al यूनिट Al वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कैपिटल N इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई Al। समझ आया? एक वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है n, तो Al वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n मल्टीप्लाई बाई Al। इसको समझने के लिए ऐसे मान लो कि एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, 5 वॉल्यूम में कितने होंगे? 5 है। 10 वॉल्यूम के अंदर 10 है। तो इसी तरह ये 5 और 10 क्या है? एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, देखो ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से n निकल गया, यहाँ पर हमने देखा फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गए हमारे पास, ये क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंडक्टर या वायर, गिवन कंडक्टर। नाउ टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होगा? मान लो F नेट बोल दो इसको, किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई टोटल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स F है, मल्टीप्लाई में टोटल इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो टोटल फोर्स निकल गया पूरे कंडक्टर पर। समझ आया? ठीक है, तो कितना होगा? देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL। फोर्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, -E V क्रॉस B। ठीक है, यहाँ पे जो ये V है ना, ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। जब सारा का सारा करंट इस तरफ जा रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ आ रहे हैं ना, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वेलोसिटी किसकी हो गई? करंट, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? अब यहाँ से आगे इसको देखो, हम पढ़ चुके करंट का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड यूनिट में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, I इज इक्वल टू हाँ NeAVD, यही फॉर्मूला था ना। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें। देखो NeAVD, ठीक है ना। तो इसको NeAVD को मान लो करंट। अब जो ये लेंथ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों बन गया? लेंथ भी, तो लेंथ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर कैसे बन गया वो देखना है तुम्हें। देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इसको अगर मैं दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? करंट एलिमेंट था। ठीक है, और तुम्हें ध्यान हो तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हम हमेशा दिखाते थे। ध्यान है ना कि ये कंडक्टर है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, ये हो गया DL, तो ये पूरा एलिमेंट क्या बन गया? करंट एलिमेंट IDL विद डायरेक्शन। तो यहाँ पे मतलब ये जो IL है ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आया? तो इसीलिए हम इसको L को अंदर लेके वेक्टर लगा देंगे। यहाँ से वो जो आपने NeAVD वाले को क्या कर दिया? ये देखें NeAVD, इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं? करंट लिख सकते हैं।
क्योंकि ये जो चारों चीजें हैं मिलके क्या बनाती है, करंट। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर लिया। ये नेगेटिव साइन तो गायब ही हो गया ना, साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ था, ये तो करंट के अंदर आ गया ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आए, ये नेगेटिव साइन इस ई के साथ ही चला गया करंट के फॉर्मूले में, तो ये निकल गया। अब इसका खोलो, क्रॉस प्रोडक्ट खोल दो। समझ आया ना हमने क्या किया है, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल दिया, दूसरा स्टेप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तीसरा स्टेप टोटल फोर्स निकाल दिया। कुछ था ही नहीं, 3 स्टेप थे। हाँ, टोटल फोर्स। और फिर भी तुम गलत कर देते हो, फिर भी भूल जाते हो। देखो अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट खोल दो, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू आई एल बी। करंट के अंदर नहीं आ गया वो, जो आई की जगह हमने क्या पुट किया था, एन ई ए वी डी की जगह पुट किया था ना, वो नेगेटिव साइन तो ई के साथ जुड़ा हुआ था ना, चार्ज के साथ, तो वो चार्ज के साथ इसके अंदर आ गया, आई के अंदर। सो जाता है, ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता जो मैं 2-3 बार बता चुकी होती हूँ। तो यहाँ से देखो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में सबसे फर्स्ट केस बताओ, केसेस किसके ऊपर बेस्ड होंगे, बस और कुछ है ही नहीं। थीटा को मान लो शुरू में 0 पुट कर रहे या 180, ये दोनों साथ में क्यों आते, क्योंकि 0 का मतलब पैरेलल, 180 का मतलब एंटी पैरेलल, इसलिए। तो उस टाइम पे फोर्स कितना होगा, 0, साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0, ठीक है। मतलब पता है क्या बोल रहे हैं, यहाँ से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो जनरली हम जैसे एग्जाम में बोल दिया जाए कि हमने कंडक्टर लिया है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो बताओ उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों आपस में पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, तो दोनों ही केसेस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ भी है, फिर भी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें थ्योरी में लिख सकते हो, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल और एंटी पैरेलल इन द मैग्नेटिक फील्ड, it experience no force, it experience no force, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सेकेंड स्पेशल केस, एंगल कितना पुट करना पड़ेगा, 90 डिग्री। जब हम एंगल को 90 पुट कर देंगे, फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 1। तो मतलब ये जो फोर्स बन गया, ये कैसा फोर्स आ गया, मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और अगर हम अपने कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दें, ठीक है, तो इस केस में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ गए, तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इस पूरे के पूरे टॉपिक में से एक पॉइंट और एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाल के लिख लो, किसके अंदर हम फोर्स की डायरेक्शन कौन से रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल। बस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिख लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, हाँ जी। देखो जब हम डायरेक्शन प्लॉट करते हैं ना, ऐसा होता है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। I was right. ये ना फिक्स कर लो कि नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे, ईस्ट उस तरफ और वेस्ट इस तरफ। हाँ, अपनी डायरेक्शन ना ये फिक्स रखो जब तक तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस साइड में नॉर्थ है, उस साइड में ईस्ट है या नहीं है। तुम्हारे लिए कॉपी पे बस यही 4 डायरेक्शन है। बोल रहा है सबसे पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस मच
और इसकी डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड की, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है करंट है 1 एम्पियर और करंट की डायरेक्शन बदल रही है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मतलब करंट हो गया इस तरफ, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में और करंट में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। हाँ, तो फोर्स का फॉर्मूला था IL B साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो फोर्स का फॉर्मूला रह गया IL B। इन्होंने बोला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ की, ध्यान रखोगे। I की वैल्यू कितनी है 1 और B की है 3 इंटू 10⁻⁻5, तो आंसर कितना आ गया 3 इंटू 10⁻⁵। यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर, सही है, ठीक है। क्यों, हमें निकालना था फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर। अगर तुम इसकी वैल्यू देखो L को 1 पुट कर दोगे ना तो तुम्हें फोर्स 1 न्यूटन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, तो F/L ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सेकंड केस में इन्होंने कहा है कि करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। करंट की डायरेक्शन अब साउथ टू नॉर्थ हो गई, मतलब करंट भी इसी तरफ जा रहा है, करंट भी इसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ, थीटा कितना हो गया, सेम डायरेक्शन में 0, तो फोर्स भी कितना आ गया 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब यहाँ पे ना तुम ये बताओ, जो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताओ फटाफट। ये जो फोर्स हमने निकाल दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, इस केस में इसकी डायरेक्शन क्या होगी जब करंट इस तरफ जा रहा था, लेफ्ट हैंड ना ऊपर ऐसे जाएगा, इनवर्ड ऊपर, दोबारा ध्यान फोकस करो। वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट केस कौन सा है, इनवर्ड, किसकी, मैग्नेटिक इनवर्ड, हाँ। ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे अंदर जाएगा, अंदर होगा इनवर्ड, इनवर्ड खुशी खुशी का रह गया, नहीं कर दिया मैंने, ये कर इनवर्ड हो गया, हाँ ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सबसे पहले सेट करनी होती है हमारी फर्स्ट फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद करंट, ठीक है। थंब कहाँ पर गया, बोर्ड के अंदर, तो कहाँ पर हो गया, हाँ इनवर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अलग है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या दिया है, हॉरिजेंटल वायर जिसकी लेंथ कितनी है 0.2 मीटर, क्या हो गया उसमें करंट कितना होगा 4 एम्पियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ वायर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइट, जो उसके वेट को सपोर्ट कर सकती है। गिवन मास ऑफ वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ वायर कितना दे दिया इन्होंने 3 इंटू 10⁻³ -3 kg आगे पर मीटर, मतलब ये जो मास है ना ये सिर्फ 1 मीटर का दिया है, लेकिन जो हमारी लेंथ है वो कितनी 0.2 मीटर। तो रियल का मास निकालो, ये रियल का मास नहीं है, रियल में मास कितना हो गया हमारा, टोटल मास लगा लो, इसको कितने से गुना कर दोगे 0.2 से, तो कितना आ गया 0.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मास निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। इन्होंने कहा है कि एक वायर को हमें हवा में लटकाना, मतलब इस मार्कर को मुझे बिना टच किए ऐसे यहाँ पे फिक्स रखना है। क्या पॉसिबल है ऐसा? ऐसे तो नहीं है, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, ग्रेविटी नीचे खींचेगी मतलब इसका जो वेट होगा वो कितना होगा mg, नीचे की तरफ, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी एक फोर्स होना चाहिए, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा जो किसके इक्वल होगा ILB,
ठीक है, मैक्सिमम इतना फोर्स लगेगा। अब ये जो बॉडी है वो कब हवा में रहेगी, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो mg इज इक्वल टू आई एल बी, हमें b निकालना है, तो b का फॉर्मूला क्या हो गया, mg डिवाइड बाई आई एल। मास कितना है 0.6 इंटू 10⁻⁻³ g कितना है 10, करंट कितना है 4 और लेंथ कितनी है 0.2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 7.357 समथिंग आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने 9.8 लिया हुआ है। कैलकुलेट करो फटाफट। अगर तुम g की वैल्यू को 9.8 लेते हो तो एग्जैक्टली ये आंसर आता है, लेकिन हमने लिया है यहाँ पे 10। क्या है 0.7? 0.7 कुछ है ना। हाँ, ये है। मतलब अप्रोक्स यही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ से ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। ये तो हमने फोर्स की डायरेक्शन निकाल दी ना, मैग्नेटिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे बताओ, करो। करंट की डायरेक्शन क्या है? अपनी मर्जी से ले लो, या तो करंट ऊपर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। वायर को तुम्हें ऐसे रखना है, ठीक है। करंट की इन्होंने पर्टिकुलरली कोई डायरेक्शन नहीं दी है ना, फिर इनवर्ट या फिर इनवर्ट हो outward? जाएगा, या तो इनवर्ट या फिर अगर ऐसे करेंगे तो आउटवर्ड होगा। बस भी वही आ जाएगा, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम इस तरफ लेते हैं या इस तरफ लेते हैं तो इनवर्ड या आउटवर्ड, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर इसके mg रहेगा ना। हम्म, डायरेक्शन